हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का यह हमारा वीडियो हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेन करने वाला है, जिस स्ट्रक्चर का नाम डायसन स्फीयर है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इंसान इस सौर मंडल का मास और एनर्जी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है और हमारी आवश्यकताएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी धरती को इमेजिन करना ही मुश्किल है। जिस तरीके से आज हम अपनी ऊर्जा की आवश्यकता के पूर्ति के लिए लगातार अनवीकरणीय रिसोर्सेज का इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो आने वाले 25 से 30 वर्षों में समाप्त होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब इस टाइम इंटरवल का क्या मतलब, एग्जैक्ट क्यों नहीं 25 या 26 और 29 या 30 वर्ष। जैसा कि 80% इंसानों में किसी भी काम करने की इफिशियंसी फिक्स टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए, जैसे आज के मॉडर्न स्टूडेंट्स 1 साल के कोर्स को 1 महीना में कंप्लीट करने की कैपेसिटी रखते हैं। उन स्टूडेंट्स की एग्जामिनेशन डेट जैसे जैसे नजदीक आता है, उनकी इफिशियंसी लगातार बढ़ती ही जाती है। ऐसा क्यों होता है, यह आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। उसी प्रकार से जैसे जैसे रिसोर्सेज समाप्त होते जाएंगे, इंसानों की उसकी बचत करने की इफिशियंसी बढ़ते जाएगा। मे बी हमारे व्यूअर्स इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप को सुधारने की कोशिश करें तो रिसोर्सेज का टाइम ड्यूरेशन बढ़ सकता है। इसलिए मैंने 5 साल का टाइम इंटरवल लिया। अब आते हैं मुद्दे की बातों पर। आज हम विद्युत ऊर्जा के लिए हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट का यूज करते हैं, जिनसे हमारी पृथ्वी लगातार पॉल्यूशन से ग्रसित होती जा रही है। और हालांकि पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए हम सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं और गवर्नमेंट लगातार इस पर कार्य भी कर रही है, लेकिन इसके काफी सारे डिसएडवांटेज होने के कारण हम इंसानों को यह सूट नहीं करता। जैसे सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए बहुत बड़ी भूमि की आवश्यकता होती है। सोलर पैनल के कंपोनेंट का काफी महंगा दाम होना, सफाई का अलग से खर्च, और हमें यह जानना चाहिए कि सोलर पैनल हमें केवल डीसी करंट प्रोवाइड कर सकता है और उस डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करने के लिए अलग से खर्च और मौसम का तो अलग से ही असर, एक्स्ट्रा डिसएडवांटेज है। इसी कारण हम सोलर एनर्जी को उतना प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते। इसी डिसएडवांटेज कुछ हद तक दूर करने के लिए फिजिसिस्ट फ्रीमैन डायसन ने डायसन स्फीयर मेगा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट को प्रपोजल दिए। उनके अनुसार क्यों न हम अपने सोलर सिस्टम के स्टार की यानी सन की सारी एनर्जी को 99% यूज कर सके। क्यों न हम पूरा सन को ही सोलर पैनल से ढक दिया जाए। यदि मान लिया हमने ऐसा सोलर पैनल डिजाइन भी कर लिया जिस पर सन के रेडिएशन का प्रभाव न के बराबर पड़े, ऐसे तो पूरा सौर मंडल में ही अंधेरा छा जाएगा। इसलिए उन्होंने सन के साथ मरकरी, वेनस तथा अर्थ और मून सहित एक बड़ी लगभग 3 × 10⁻11 मीटर डायमीटर का स्फेरिकल सेल टाइप का सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाए। इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल। इट्स बियॉन्ड ऑफ ह्यूमैनिटी इंजीनियरिंग। बट आज की हमारी सभ्यता जो फर्स्ट सिविलाइजेशन की ओर टेंड करेगी, वो इसके प्रभाव को ही सही तरीके से इमेजिन नहीं कर पाती। आज के सिविलाइजेशन के अनुसार मान लिया हमने डायसन स्फीयर को क्रिएट भी कर लिया, उसे ऑर्बिट में इंस्टॉल भी कर लिया, तो भी हमें पावर ट्रांसमिशन के लिए वायरलेस सिस्टम की आवश्यकता होगी, जो अभी हमारे सिविलाइजेशन के पास एग्जिस्ट ही नहीं करता। यदि हम डायसन स्फीयर को कितना भी एक्यूरेट तरीका से बना लें, उसके बावजूद भी हम सन का 99% एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस स्फीयर के अंदर अर्थ, मून, वेनस और मरकरी होने के कारण उनकी छाया डायसन स्फीयर के इनर पार्ट पर पड़ेगी। यदि मान लिया डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण मरकरी और वेनस की छाया का असर डायसन स्फीयर पर न के बराबर हो, लेकिन अर्थ और मून डायसन स्फीयर के इनर पार्ट के काफी नजदीक होने के कारण डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रभाव न के बराबर होगा। मतलब 12742 किलोमीटर प्लस 3474 किलोमीटर इक्वल्स टू 16214 किलोमीटर एरिया पर सदैव अंधेरा ही कायम होगा। अभी हमने रेडियस ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ मून का एडिशन किया, जो रिजल्टेंट एरिया फाइंड हुआ हमें। यदि आप डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में नहीं जानते हैं तो डोंट वरी। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इट्स जस्ट फिनोमिना ऑफ लाइट। लाइट की एक ऐसी प्रवृत्ति होती है जो किसी ऑब्जेक्ट के किनारों पर डेविएट होती है। लाइट के इसी फिनोमिना के कारण हम हवाई जहाज और पंछियों का परछाई नहीं देख पाते। हम उस अंधेरी क्षेत्र को स्फीयर से बाहर निकलने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसे
अर्थ के साथ रोटेशन करना होगा, नहीं तो अंधेरे वाली पार्ट टाइम टू टाइम उसका पोजीशन चेंज होते रहेगा। यह सन से काफी दूर होने के कारण इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज कर जाता है, और आपको जानना चाहिए कि फोटो करंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट से प्रभावित होती है। मीन हमें कम करंट प्राप्त होगा, हमारी इफिशियंसी उतनी अच्छी नहीं होगी। हमारे अर्थ से अंतरिक्ष में बहुत सारे सिग्नल को भेजा जाता है और रिसीव किया जाता है। यह सिग्नल ट्रांसमिशन में भी बाधा पैदा कर सकता है। यदि मान लिया किसी प्लैनेट से सिग्नल रिसीव होता है कि जिस पर पानी तथा अन्य जीवन उत्पन्न करने वाले संसाधनों का अंबार है, डायसन स्फीयर के कारण हम इस अपॉर्चुनिटी को खो सकते हैं। याद रखें, यह बात हमारे अभी के सिविलाइजेशन के अनुसार हो रही है, बट सेकंड सिविलाइजेशन के लिए यह सब कुछ नॉर्मल सा होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सेकंड सिविलाइजेशन कौन है भाई? जी हाँ, एलियंस। आपका प्रश्न यह भी हो सकता है कि सिविलाइजेशन का क्या मतलब? यह मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी और इजिप्ट सिविलाइजेशन की बात नहीं हो रही। यह सिविलाइजेशन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट और एनर्जी यूज करने के कैपेसिटी के आधार पर बातें हो रही हैं, जिसके लिए एक स्केल को भी डेवलप किया गया है, जो कार्डिसेव नामक साइंटिस्ट के द्वारा डेवलप किया गया था, जिसका नाम कार्डिसेव स्केल ही है। इस स्केल के अनुसार सिविलाइजेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। टाइप 1 सिविलाइजेशन हमसे 100 गुना एडवांस होंगे और ये आज से मे बी आफ्टर 100 इयर्स डेवलप्ड हो। वे मौसम को नियंत्रित कर सकेंगे, वोल्केनोज, अर्थक्वेक, एनीथिंग जो उसके प्लेनेट से रिलेटेड हो। टाइप 2 सिविलाइजेशन जो अब पूरे सोलर सिस्टम को अपने तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। वे स्टार की पूरी एनर्जी को यूज करने की कैपेसिटी रखेंगे, जो डायसन स्फीयर का यूज करेंगे। टाइप 1 सिविलाइजेशन से टाइप 2 सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होने में मे बी थाउजेंड्स ईयर लग सकता है। और टाइप 3 सिविलाइजेशन जो अपने गैलेक्सी के ऊपर पूरा नियंत्रण कर पाएंगे और उनके एनर्जी को यूज कर पाएंगे, और वे ब्लैक होल के साथ खेलना पसंद करेंगे। और टाइप 1 सिविलाइजेशन से टाइप 3 सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होने के लिए लगभग 100,000 ईयर लग सकते हैं। और आगे भी क्वेश्चन आता है, उसे क्या कहेंगे जो वर्म होल को डेवलप कर लिया हो, जो समय पर नियंत्रण स्थापित कर लिया हो? ऑब्वियसली टाइप 4 सिविलाइजेशन। उनके लिए पूरी यूनिवर्स खिलौने के समान होगी। यहाँ टाइप 2 सिविलाइजेशन से टाइप 3 सिविलाइजेशन में कन्वर्ट होने के लिए 100 इयर्स का समय लग रहा है। उसी प्रकार से टाइप 1 से टाइप 4 में कन्वर्ट होने के लिए मे बी 1000 इयर्स लग जाए। अब टाइप 3 और टाइप 4 को छोड़ते हैं और आते हैं टाइप 2 के पास। इनके पास हमने जितने सारे बड़े प्रॉब्लम को बताया, मे बी उनके लिए वे सब छोटे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो। क्या होगा जब टाइप 1 सिविलाइजेशन के ह्यूमन टाइप 2 सिविलाइजेशन के ह्यूमन के पास जाएंगे? दैट्स मॉडल। Sensors? I am having difficulty scanning the object. It appears to be approximately 200 million kilometers in diameter. That's nearly as large as the Earth's orbit around the Sun. Why didn't we detect this before now? The object's enormous mass is causing a great deal of gravimetric interference that might have prevented our sensors from detecting it before we dropped out of warp. Mr. Data, could this be a Dyson sphere? The object does fit the general parameters of Dyson's theory. A Dyson sphere? It's a very old theory, number one. I'm not surprised that you haven't heard of it. In the 20th century, a physicist called Freeman Dyson postulated the theory that an enormous hollow sphere could be constructed around a star. This would have the advantage of harnessing all the radiant energy of that star, and any population living on the interior surface would have virtually inexhaustible sources of power.
आपने देखा टाइप 1 सिविलाइजेशन की वैल्यू, उनके आगे वैल्यू इस प्रकार है जिस प्रकार 0/1 का वैल्यू 1/0 के आगे। डोंट वरी, संतोषम परम सुखम। हम लोगों के लिए इतना ही काफी है, लेकिन आने वाले समय में एनर्जी की आपूर्ति में कमी हो सकती है, अतः पावर को बचाना होगा। सेव पावर, सेव अर्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।